अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। और ये रिएक्शन है एसाइलेशन रिएक्शन, एसिलीकरण अभिक्रिया। ओके, तो देखो बच्चों, एसाइलेशन मींस एक ऐसी रिएक्शन जिसमें अल्कोहल्स या अमाइंस पिरिडीन की प्रेजेंस में एसिड हैलाइड या एसिड एनहाइड्राइड इनसे रिएक्शन करते हैं और एस्टर या फिर एन एल्काइल अमाइड इसका फॉर्मेशन करते हैं। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? एसाइलेशन रिएक्शन। समझ गए बच्चों कि अल्कोहल या अमाइंस पिरिडीन की प्रेजेंस में एसिड हैलाइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड इनसे क्रिया करते हैं और एस्टर या फिर एन एल्काइल अमाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या? एसिलीकरण, एसाइलेशन रिएक्शन। ओके, यही डेफिनेशन दी है कि रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड एंड एनहाइड्राइड विद alcohols or anilines in the presence of pyridine to form esters or an alkyl amide is called acylation। ध्यान रखें कि जो एस्टर का फॉर्मेशन होगा बच्चों वो अल्कोहल्स और एसिड हैलाइड या एसिड एनहाइड्राइड इनसे होगा, और जब एनिलीन की रिएक्शन एसिड हैलाइड या एसिड एनहाइड्राइड से होगी तो उनमें फॉर्मेशन होगा एन एल्काइल अमाइड। अभी हम रिएक्शन से देखते हैं। समझ गए बच्चों कि पिरिडीन की उपस्थिति में अल्कोहल या एनिलीन की एसिड हैलाइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करके एस्टर या एन एल्काइल अमाइड बनाना ही क्या कहलाता है? एसिलीकरण। देखो इस तरह से लें, ये है हमारे पास ROH अल्कोहल। ओके, और यहां पर हम ले लें सपोज हमारे पास है एसिटिक या एसिटिल क्लोराइड, यहां हम R ले लें तो ये हो गया एसिड हैलाइड। ओके, इसकी रिएक्शन होती है पिरिडीन। पिरिडीन का वर्क होता है बने हुए एसिड को या हैलोजन एसिड को न्यूट्रल कर देना। तो क्या बना? ROCOR प्लस HCl। ओके, यहां हम ले लें सबको CH3OH मिथाइल अल्कोहल प्लस ClCOCH3 एसिटिक, ठीक है, या एसिटल क्लोराइड, एसिटल क्लोराइड। ओके, एसिड हैलाइड का ही एक मेंबर है ये। यहां से ये HCl का रिमूवल हुआ पिरिडीन की प्रेजेंस में, CH3OCO CH3 प्लस HCl, ये क्या बन गया बच्चों? मिथाइल एसीटेट। मींस ये क्या है? एस्टर। जैसे यहां पर ये बना है एस्टर। ये तो हो गई अल्कोहल से रिएक्शन, मींस अल्कोहल के साथ एसाइलेशन। अब सपोज हम यहां पर एनिलीन लेते हैं C6H5NH2। NH2 को हमें यूं ले लें एसिड प्लस Cl, ठीक है, COR। यहां से HCl का रिमूवल होगा पिरिडीन की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा बच्चों? C6H5NHCOR। ये कहलाएगा एन फिनाइल, ठीक है, अमाइड। सपोज हम यहां पर अमीन ले लें RNHH प्लस ClCOR। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? एनिलीन, यहां अमाइन भी ले सकते हैं बच्चों। ओके, कि अल्कोहल्स और एनिलीन्स और अमाइंस, तो यहां अमाइंस ले लें हम, तो यहां पर आप देखोगे कि यहां बन जाएगा RNHCOR, एन एल्काइल, ठीक है, अमाइन। यहां एक R2NH सेकेंडरी अमाइन ले लें, ClCOR, यहां से HCl रिमूव होगा, बनेगा R2NCOR, N डाइएल्काइल, ठीक है, अमाइड। अब जो भी एल्काइल ग्रुप आप रखना चाहें उसी हिसाब से ये एल्काइल ग्रुप का नेम आ जाएगा। तो ये क्या है बच्चों?
एसाइलेशन। अगर इसमें CH3COCl का यूज हुआ है या एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज हुआ है तो इसी रिएक्शन को बोला जाता है एसिटाइलेशन। समझ गए ना? एसाइलेशन तो किसी भी एसिड हैलाइड के साथ करा देना, किसी भी एसिड एनहाइड्राइड के साथ करा दें, बट जब रिएक्शन अल्कोहल की या फिर अमाइंस की किसके साथ होती है बच्चों? एसिटल क्लोराइड के साथ, तो एसिटाइलेशन जो होती है, एसिटाइलेशन में अगर हम यहाँ लें ROH plus Cl COCH3 या यहाँ पर हम ले सकते हैं COCH3 COCH3, तो यहाँ क्या बना? ROCOCH3 या RC, ठीक है, ROCOCH3, यहाँ HCl तो यहाँ पर CH3COOH। तो ये जो रिएक्शन है ये है बच्चों का एसिटाइलेशन। एसिटाइल ग्रुप CH3CO ग्रुप एंटर हो रहा है तो इसे बोलते हैं एसिटाइलेशन। समझ गए बच्चों कि जब एसिटिक एनहाइड्राइड का या एसिटल क्लोराइड का यूज किया जाए तो ये रिएक्शन ही क्या कहलाती है? एसिटिलीकरण। अब देखो ये जो रिएक्शन है बच्चों, इस रिएक्शन का मेन यूज जो होता है वो होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में NH2 ग्रुप्स कितने हैं या OH ग्रुप्स कितने हैं। मींस हम ये कहें कि जो एसाइलेशन रिएक्शन है, एसाइलेशन रिएक्शन हेल्प्स टू, ठीक है, आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ OH और NH2 ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ गए बच्चों कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने OH ग्रुप हैं या कितने NH2 ग्रुप हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इस रिएक्शन का यूज होता है। समझ गए बच्चों कि कार्बनिक यौगिक में जो है OH समूह, ओके, या NH2 समूह की संख्या निर्धारण में यह अभिक्रिया जो है उपयोगी है। देखो कैसे? सपोज हमारे पास एक अल्कोहल है ROH जिसका मोलर मास है M। ये क्या है? इसका मोलर मास अणुभार। समझ गए बच्चों? यहां पर आपने यूज किया Cl COCH3, इतना जो पार्ट है, ठीक है, इसका मास होता है 43। ये इसको छोड़ दो। अब इनमें रिएक्शन हो गई तो यहां पर बना ROCOCH3। सपोज ये मोलर मास जो है, ठीक है, ये है मोलर मास ऑफ एस्टर। सपोज हमारे पास यहां भी एस्टर है तो यहां पर आप देखोगे कि ये कितना है, तो M-1। आप देख रहे हैं कि जितना भी इसका मोलर मास होगा उसमें से एक H हटा है, तो हम यहाँ एक H हटने से मोलर मास में कितना कम हो जाएगा? M-1। और ऐड कितना हो गया है? 43। ओके, यहाँ ये तो हो गया क्या? M-1 और प्लस इतना हिस्सा कितना है बच्चों? 43। तो M डैश मोलर मास ऑफ एस्टर ये हो गया हमारे पास, मींस M प्लस 42। ओके, और यहां पर मोलर मास था M। अणुभार, अल्कोहल का अणुभार या जो भी कंपाउंड OH ग्रुप है या NH2 ग्रुप है उसका अणुभार कितना है वो ले लिया आपने M। जो एस्टर बना उसका मोलर मास आपने देखा M डैश हो गया, ये कितना है? M-1 प्लस 43। तो एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ OH और NH2 ग्रुप्स इन कंपाउंड। समझ गए बच्चों कि यौगिक में OH या NH2 समूह की संख्या ये निकालिए।
तो फॉर्मूला होता है m डैश माइनस m अपॉन 42। ओके, यहाँ m डैश क्या है, एस्टर या जो भी अमाइड बना उसका मोलर मास एस्टर, और यहाँ हम ये दे सकते हैं अमाइड, अगर हम एनिलीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो अमाइड के लिए भी यही फॉर्मूला लग जाएगा। ओके, माइनस ये है मोलर मास ऑफ, ठीक है, अमाइड हो या अल्कोहल हो, बोलेंगे अपॉन 42। इससे नंबर ऑफ OH माइनस और नंबर ऑफ NH2 माइनस ग्रुप्स इन कंपाउंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं या कुछ कंपाउंड्स देखते हैं और हम उसमें देखते हैं कि किस तरह OH कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है कि n कंपाउंड हैविंग मोलर मास 180 and acylation gives ester of molecular mass जो है 390, how many OH groups in compound? ओके, समझ गए बच्चों कि एक यौगिक है जिसका अणुभार है 180, एसिडीकरण से एस्टर बना, अणुभार है 390। पूछा गया है कि इसमें कितने OH होंगे। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, समझ गए ना, OH समूहों की संख्या। तो देखो क्या फॉर्मूला था, m डैश माइनस m अपॉन 42। यहां m डैश क्या है, मोलर मास ऑफ एस्टर, ओके, और m है मोलर मास ऑफ कंपाउंड, जो भी आपको कंपाउंड है। देखो एस्टर का मोलर मास आपको दे रखा है, कितना है बच्चों, 390। इस कंपाउंड का कितना है, 180, और ये हो गया क्या, 42। अब आप इसे सॉल्व करो और देखो आपके पास कि क्या आंसर आता है। ओके, तो आपने इसको सॉल्व कर लिया, ये आएगा 5। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि मींस 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। और ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा जिसमें 5 OH है, वो है ग्लूकोज, CHOH का होल 4 CH2OH। जब इसका एसिटाइलेशन होगा बच्चों COCl, 5 मोल्स यूज होंगे, CHO CHOCO CH3 होल 4 CH2O COCH3 पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। समझ गए बच्चों, ऐसे OH निकालना। अब मैं कुछ रिएक्शंस लिख दूं, आप उनके OH खुद ही कैलकुलेट कर लेना। ओके, तो इस तरह से हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जस्ट ऐसा ही NH2 ग्रुप की कैलकुलेशन होती है। फॉर्मूला यही लगेगा, बस जो अमाइड या एनिलीन है या अमाइन है उसका मोलर मास m हो गया, उससे जो एल अमाइड बना उसका मोलर मास m डैश ले लो और बस कैलकुलेट कर लो। ओके, मतलब अगर आपको यहां पर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप कैलकुलेट करना है तो m डैश m अपॉन 42। यहां m डैश क्या हो जाएगा बच्चों, मोलर मास ऑफ अमाइड जो बन रहा है, और m हो जाएगा मोलर मास ऑफ, ठीक है, अमाइन। अब चाहे जो भी अमाइन, चाहे एरोमेटिक हो या एलिफेटिक। अब मैं कुछ रिएक्शंस लिखूं, आप इनको स्वयं ही करेंगे। ये है, ठीक है, NH2 प्लस यहां पर हो गया Cl COCH3 C6H5 NHCOCH3। यहां पर ये है 3OH OH OH प्लस 3Cl COCH3 gives CHOO CH3। ओके, यहां हम लिख रहे हैं कि हमारे पास ये है OCOCH3 OCOCH3 प्लस 3HCl C6H5OH प्लस Cl COCH3। ओके, C6H5OCOCH3। तो
यहां पर आपको कैलकुलेट करना, वैसे भी दिख रहा है कि NH2 या 3OH, लेकिन आपको सॉल्व करके देखना कि क्या एक्चुअल में 1 NH2 आ रहा है या 3OH। तो ध्यान से देखें कि यहाँ ये M है और यहाँ पर इसका जो मास होगा बच्चों वो होगा 3 - 3, ठीक है, M - 3 प्लस यहाँ पर क्या करोगे बच्चों फिर 3 × 43, तब जाके सॉल्व होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके मोलर मास से पहले 3H हटेगा तो मोलर मास -3 और फिर 3COCH3 ग्रुप ऐड हुए हैं तो 3 × 43। ओके, ऐसा ही आपको फ्रक्टोज में कैलकुलेट करना है। CHOH मतलब CH2OH CO, ओके, CHOH का होल थ्राइस CH2OH। तो यहां पर भी इसी तरह से आपको नंबर ऑफ OH कैलकुलेट करना है। इथाइलिन डाइअमाइन है NH2 ये है प्लस ClCOCH3, इसमें भी आपको नंबर ऑफ, ठीक है, NH2 ग्रुप कैलकुलेट करना है। और वैसे भी कैलकुलेट कर लोगे क्योंकि ग्रुप दिख रहे हैं, फिर भी हमें आइडेंटिफाई एक पूरे फॉर्मूला के बेस पर करना होगा, तब जाके आप बहुत ही इजी गोइंग क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं, यहां तक हटाएं इसको। ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ जो OH होते हैं, ये बता दूं कि नंबर ऑफ OH और NH2 इक्वल्स टू दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड हैलाइड और नंबर ऑफ मोल्स of acetic anhydride used for acylation। समझ गए बच्चों कि जो नंबर ऑफ OH या NH2 जो समूहों की संख्या है, नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है वो उतने ही होंगे जितने की एसाइलेशन में एसिटिक एनहाइड्राइड के मोल्स यूज हो रहे हैं या एसिड हैलाइड के मोल्स यूज हो रहे हैं। ओके, ये है। अब मैं इसके मैकेनिज्म और बताता हूं, और ये मैकेनिज्म जो है आप देखोगे किस तरह से है। तो यहां पर अगर हम मैकेनिज्म में आते हैं तो देखो बच्चों, ये है हमारे पास एसिड हैलाइड, ओके, X प्लस यहां है अल्कोहल COCH3 या ROH, जो भी आप ले रहे हैं। ओके, यहां पर ये जो कार्बन है ये तो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ओके, और यहां पर ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप अटैक करता है यहां और ये रिटर्न होगा। तो क्या आ जाएगा, R, यहां O - ClO और यहां H और यहां क्या आ गया बच्चों, R, यहां क्या आएगा प्लस। बस फिर क्या होगा कि यहां से ये रिटर्न होगा और ये इसको रिमूव कर देता है। तो यहां हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, यहां हो गया सॉरी OR प्लस क्या HCl, और इस तरह से ये बन गया एस्टर। इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ध्यान रखें कि रिएक्टिविटी ऑर्डर RCOX में RCl, फिर इसमें RCO Br प्लस RCOI। क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलाइड होगा वो उतना ही ज्यादा यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना देगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनते ही ये क्या होगा, अल्कोहल का अटैक फास्ट होगा। तो ये बनते हैं इस तरह से एस्टर। तो ये रिएक्शन थी बच्चों एसाइलेशन से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको कंप्लीट बताया। ओके, अब हम आ जाते हैं, तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इस मैकेनिज्म को लिख लो। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। ये तो था एसाइलेशन, नंबर ऑफ OH का कैलकुलेशन करना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, और ये है एस्टरीफिकेशन। ओके, एस्टरीकरण। एस्टरीकरण है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड।
to form ester in the presence of concentrate H2SO4 or gaseous HCl और pyridine। ओके, तो आप इसे पहले नोट करना। समझ गए बच्चों कि यहां पर हमने लिया अल्कोहल, ये क्या है अल्कोहल, प्लस HOOCR, ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसको इरिवर्सिबल बनाया जा सकता है। अभी हम देखते हैं कैसे इरिवर्सिबल बनाएंगे। यहां है H2SO4, तो इस रिएक्शन में आप देखोगे ये रिमूव होता है। अभी हम देखेंगे इसको प्रूफ करके कि किसका कौन सा पार्ट रिएक्शन करेगा। RCO, R प्लस H2O। तो रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में एसिड की प्रेजेंस में ये है। तो यहां पर दस रिएक्शन, ठीक है, फॉलोज द चैटेलियर प्रिंसिपल। देखो कैसे बीच में यहां पर ROH, RCOOH, ओके, ये अगर हम हाई कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन समझ गए बच्चों, उच्च सांद्रता, तो रिएक्शन जो होगी, रिएक्शन गोज फॉरवर्ड डायरेक्शन, अभिक्रिया अग्र दिशा में जाती है, अग्र दिशा में अभिक्रिया अधिक होगी। या हम ये कहें कि RCOR का रिमूवल करते हैं तो भी ये रिएक्शन आगे चलेगी। H2O का रिमूवल करें तो भी अग्र दिशा में, और यदि यहां पर H2O इंक्रीज करें तो रिएक्शन जो होगी बच्चों goes to backward direction। ध्यान रखें कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में चल जाएगी। अगर हम H2O इंक्रीज कर दें तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। तो एस्टरीफिकेशन जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में चलने वाली रिएक्शन है अगर H2SO4 की प्रेजेंस में होगी। रिएक्शन को इरिवर्सिबल किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं कि यहां पर जो वाटर निकल रहा है, या ये कहें कि हम जो H2O है उसको रिएक्ट ना होने दें, तो यहां पर ये रिएक्शन RCOOH प्लस HOR अगर ये इनकी प्रेजेंस में होती है गैसियस HCl, तब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा चलती है, क्योंकि गैसियस HCl में H प्लस ज्यादा नहीं होंगे और ऐसे में रिएक्शन को एसिडिक कैटेलाइजेशन नहीं होगा। या यहां पर हम ले लें HOR या यहां पर RCOX ले लो बच्चों, ओके, और इसकी रिएक्शन pyridine की प्रेजेंस में कराई जाए तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि HX को pyridine जो है न्यूट्रल कर देगा। तो इस रिएक्शन को एक ही डायरेक्शन में भी चलाया जा सकता है, बट कुछ कंडीशंस हों, जैसे कि यहाँ पर HCl गैसियस फॉर्म में लिया जाए या एसिड हैलाइड की वाटर अल्कोहल से रिएक्शन कराई जाए लेकिन pyridine की प्रेजेंस रखी जाए, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब आता है कि क्या ये रिएक्शन बेस कैटेलाइज्ड हो सकती है बच्चों? तो आप बता सकते हैं कि क्या बेस कैटेलाइज्ड होगी रिएक्शन? तो नहीं हो सकती। ऐसा क्यों बच्चों? कि जो एस्टरीफिकेशन है, ध्यान रखना है कि जो एस्टरीफिकेशन है, ठीक है, नॉट टेक्स प्लेस या टेक प्लेस इन द presence of बेस। समझ गए बच्चों कि अभिक्रिया जो है एस्ट्रीकरण क्षार उत्प्रेरित नहीं हो सकता।
ऐसा क्यों है? देखो कि आपने अगर बेस लिया तो COOH कब नहीं हो सकता? पिरिडीन की प्रेजेंस बताई है, लेकिन पिरिडीन केवल एसिड हैलाइड जब लिया गया हो। अगर हम यहां पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड विद, सीधे ध्यान रखना है, विद RCOOH, इनके साथ नहीं हो सकता बच्चों। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हमने NaOH जैसा बेस ले लिया तो क्या बन जाएगा? RCOO माइनस, मींस ये Na और प्लस क्या? H2। अब यहां पर आप देखोगे कि यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये चार्ज यहां डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसे में क्या होगा कि यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएगा। मींस जो OH ग्रुप है या रेजोनेंस जो है, ठीक है, ये जो रेजोनेंस चल रहा है बच्चों, रेजोनेंस डिक्रीज इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ध्यान रखें कि जो अन्नाद है बच्चों, अन्नाद से CO ग्रुप समूह का इलेक्ट्रॉन स्नेही गुण कम हो जाता है। ऐसे में अल्कोहल, अब यहां अल्कोहल आता है तो अटैक करेगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इसके लिए जरूरी है कि ये रिएक्शन एसिड कैटेलाइज्ड हो प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ। बाकी अगर हम एसिड हैलाइड्स ले सकते हैं तो उसमें ये जो एस्टरिफिकेशन है बच्चों, वो फिर हो सकता है, वो भी पिरिडीन जैसे बेस की वजह से। बट यहाँ पर नहीं है बेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बेस है वो कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा, कार्बोक्सिलेट में रेजोनेंस आएगा, रेजोनेंस से उसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो एस्टर का फॉर्मेशन और कहां हो सकता है? आपने देखा होगा RCOOH प्लस HOR, RCOX प्लस HOR, RCOR प्लस HOR, यहां भी एस्टरिफिकेशन, ट्रांस एस्टरिफिकेशन कहलाएगा। RCO, ओके, होल ट्वाइस O2 प्लस HOR, या यहां पर RCONH2 प्लस HOR। इन सब में आप देखोगे क्या बन सकता है? RCOOR प्लस, जो भी यहां पर निकलेगा, जैसे वाटर है या HX है या RCOOH है या फिर और भी जो है अमाइड अमोनिया हो सकती है। तो यहां पर ये एस्टर का फॉर्मेशन है। अब आता है कि रेट ऑफ जो है इस रिएक्शन का, जो रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन है बच्चों, ओके, अभी देखोगे रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तो ये ध्यान रखना कि जो एस्टरिफिकेशन का जो रेट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कॉमा एसिडिटी ऑफ अल्कोहल इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, मींस यहां पर अगर हम कहें कि COOH फिर CH3COOH, इससे कम कहां हो जाएगा? CH3CH2 COOH, CH3 होल ट्वाइस CH3OOH, CH3 होल थ्राइस CCOOH। बहुत क्वेश्चन होते हैं बच्चों इस तरह, आप देखोगे कि यहां पर एस्टरिफिकेशन का रेट बताएं, ऑर्डर बताएं, ठीक है। तो रेट ऑर्डर क्या है? तो ध्यान रखें कि जितना ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड उतना ही ज्यादा क्या होगा? रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि अगर एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा कार्बोनाइल ग्रुप से तो कार्बोनाइल ग्रुप के इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को कम कर देगा। ज्यादा बड़े एल्काइल ग्रुप आएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को कम कर देंगे, और ऐसे में अल्कोहल का जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है उसका रेट कम हो जाएगा। एक चीज। दूसरा है अल्कोहल के बेस पर अगर लिया गया हो बच्चों तो ध्यान रखें कि प्राइमरी अल्कोहल सबसे फास्ट देते हैं, फिर अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो रेट और कम होगा, टर्शरी अल्कोहल की बात करें तो रेट और कम होगा। जस्ट यहां पर इनके बेस पर पूछा गया हो कि सबसे फास्ट एस्टरिक ये होगा इसके साथ, फिर RCOOR के साथ होगा बच्चों। ओके, अगर हम एसिड डेरिवेटिव्स लें फिर आ जाएगा RCO होल ट्वाइस O। ओके, नो, यहां पर आ जाएगा दूसरा जो ऑर्डर होगा वो होगा RC होल ट्वाइस O, क्योंकि यहां HX निकलेगा, यहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकलेगा। तो जितना
वीक बेस निकलेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, एस्टरिफिकेशन उतना ज्यादा। यह आ गए, ठीक है, RCOOR और RCONH। अगर आप एसिड हैलाइड में देखें तो किस रेट से होगा, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का X ग्रुप जुड़ा होगा, जैसे कि यहाँ क्लोराइड, RCO ब्रोमाइड, RCO आयोडाइड, इस तरह से होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर जो अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक नेचर इंक्रीज कर दे, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा दे, वो रेट बढ़ाएगा। या फिर हम कहें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में CO का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ा दे, तो उसमें रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन ज्यादा होगा। ओके, अब हम आ जाते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में कि जो एस्टरिफिकेशन है वो किस तरह से चलता है, उसमें किस तरह ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, और आप देखोगे कि अल्कोहल का कौन सा पार्ट, या हम कहें कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा पार्ट एस्टरिफिकेशन में यूज होगा। तो देखो इसकी मैकेनिज्म से बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सकते हैं आप। ओके, यहां पर हमने RC डबल बॉन्ड O18, ओके, और यहां है OH, यहां आया H+। ये कहां से आता है बच्चों, जो कि आपने एसिड की प्रेजेंस से रखी है इस तरह से, HSO4-। ये H+ पहले यहां अटैक करेगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, OH+, ओके, डबल बॉन्ड OH। अब यहां पर जैसे ही प्रोटॉन ऐड हुआ, यहां पर बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, मींस इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ जाएगा, और यहां O और ये है R, तो यहां ये अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा बच्चों, ये क्या बन जाएगा, देखो OH, यहां क्या आ जाएगा ORH, और यहां है O। अब आपने यहां पर O18 लिया था, सपोज ये है O18, यहां पर भी O18 आ रहा है। ओके, अब ये जो H है वो इधर भी ऐड हो सकता है, इधर भी ऐड हो सकता है। अगर यहां ऐड होता है तो देखो अब क्या होगा, ROH2, ये 18 वाला यहां प्लस आ गया, यहां हो गया OH, और यहां क्या हो गया बच्चों, OR। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से एक तो ये हो गया, या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि यहां OH ही रहे 18 वाला, यहां OR रहे, और यहां OH2+, ये वाला बन जाए। मींस यहां से प्रोटॉन यहां ट्रांसफर हो जाए या यहां ट्रांसफर हो जाए। एस्टर जो अल्कोहल से OR आ रहा है बच्चों, ध्यान रखें, वो तो रहेगा ही रहेगा। इन दो OH में से, जो कि एक CO के कारण प्रोड्यूस हुआ है, जो एक ऑलरेडी OH था, उन्हीं दो OH में से कोई एक OH H2O के फॉर्म में रिमूव हो गया। यहां से रिमूव कर दें, हमारे पास क्या बचेगा, यहां पर OH और OR, और यहां प्लस, और यहां H2O O18 रिमूव हो गया। ओके, यहां पर आ जाए हम R, यहां पर देखा आपने कि यहां 18 वाला, या ये है हमारे पास OH18 वाला प्लस, और यहां OR, यहां H2O रिमूव हो गया। इसके बाद बस यहां से प्रोटॉन रिमूव हुआ ऐसे, ओके, और हमारे पास बन गया ये एस्टर OR। यहां आ जाए तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर डबल बॉन्ड O18, यहां रहा OR, और यहां भी H+। तो आपने देखा कि जब आइसोटोपिक ऑक्सीजन एस्टर में या कार्बोक्सिलिक एसिड में यूज कर रहे हैं, तो वो एस्टर में आ भी सकता है और नहीं, बट अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो 100% किसमें अपीयर हो रहा है, एस्टर में। मींस यहां पर कि जो OROH है, या ठीक है ROH ऑक्सीजन, मींस ORO 100% appears in ester, but RO, या हम ये कहें कि RC डबल बॉन्ड O18OH, ठीक है, आइसोटोपिक, यहां पर ध्यान रखना है कि आइसोटोपिक ऑक्सीजन O18 में
or may not appear in ester. मीन्स आप यहां पर ये कह सकते हैं कि thus in esterification, ओके, OH of alcohol, sorry, H of alcohol and RCOH, ओके, ये वाला OH of acid react gives RCOR. समझ गए ना बच्चों कि एस्टिफिकेशन में अल्कोहल का H यूज हो रहा है, इसलिए एस्टर में वो 100% अपीयर रहता है, ये है इसका H हटता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटता है। अब ये OH यहां पर आप देख रहे हैं 2 टाइप से मिल सकता है, एक तो कार्बोनाइल ग्रुप के प्रोटोनेशन से या डायरेक्ट OH। तो इस रिएक्शन में ये आप देख रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन है 18 वाला वो नहीं भी आ रहा है और आ भी रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि OH का जो यह CO ग्रुप का OH हटा है, यहाँ से CO ग्रुप का OH के फॉर्म में या ये आ रहा है, तो इसका O18 बचा है और OH हटा है, तो यहाँ पर OH सब्स्टिट्यूट हो रहा है, H प्लस हटा रहा है और OR उसकी जगह पे आ रहा है। तो इस तरह से ये है एस्टिफिकेशन का मैकेनिज्म। समझ गए ना बच्चों कि इस तरह से एस्टिफिकेशन मैकेनिज्म होता है, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, आपको ये रिएक्शंस कंप्लीट करनी है, ओके। मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, यहां पर देखो ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और ये है, इनमें आपको रिएक्शन करानी है। आप देखेंगे इसमें एस्टिफिकेशन होगा और क्या कंपाउंड बनेगा वो आपको डिटरमाइन करना है। यहां पर देख रहे हैं, यहां पर इंट्रामोलिकुलर एस्टिफिकेशन हो जाएगा बच्चों। यहां पर पहले कोलवेस्टिमेट रिएक्शन करनी है, फिर इसके बाद HCl से B जो कंपाउंड बनेगा उससे मिथाइल अल्कोहल की रिएक्शन करानी है। यहाँ पर ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बनेगा, यहाँ एस्प्रिन बनेगा, यहाँ सैलोल बनेगा। आप उनके फॉर्मूले लिखने हैं, ओके। यहाँ पर क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराए A बनेगा, उसका ऑक्सीडेशन कराया B और B की फिर यही रिएक्शन देनी है। यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे 2 COOH, ठीक है, दोनों जगह एस्टिफिकेशन करा दें। यहाँ एस्टिफिकेशन कराओ, फिर SOCl2 से रिएक्शन कराना है। आप देखोगे क्या हटेगा वो बताना। यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराना है, फिर ऑक्सीडेशन कराना है, फिर एस्टिफिकेशन कराना है। यहाँ साइनाइड का कंप्लीट ऑक्सीडेज हाइड्रोलिसिस करानी है, जो बनेगा एसिड उससे फिर इसकी रिएक्शन देनी है, ओके। आपको इनमें बताना है कि एस्टिफिकेशन का ऑर्डर क्या होगा इन तीनों में। तो ध्यान रखें, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये देख के बताना है कि किसमें CO ग्रुप का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा होगा और कहां पर अटैक जल्दी अल्कोहल का होगा। जस्ट ऐसा ही ये कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिटी के बेस पर आपको एस्टिफिकेशन रेट बताना है। इसमें बताना है कि किस एस्टर का फॉर्मेशन सबसे फास्ट होगा, इसका या इसका या इसका या इसका। और एक और मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ 4th नंबर में कि यहाँ लिखा है CH3, या हम ये कहें कि HCOOCH3, HCOOC2, H5, HCOOCH, CH3, CH3, HCOOC, CH3, CH3, CH3। इन 4 में बताना है किस एस्टर का फॉर्मेशन सबसे फास्ट होगा, इसमें बताना है किस एस्टर का फॉर्मेशन। तो ध्यान रखें, इसको बनाने से पहले इनकी कंपोनेंट्स देखो बच्चों। कंपोनेंट्स देख के आप पहचान जाओगे कि किस एस्टर का फॉर्मेशन सबसे फास्ट होगा, चाहे ये हो चाहे ये हो, ओके। मतलब यहाँ पर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के बेस पर डिटरमाइन कर सकते हैं, यहाँ पर अल्कोहल की एसिडिटी के बेस पर। तो आप इन रिएक्शंस को कंप्लीट करें और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखो, आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको बुकलेट में एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल है ये टॉपिक, तो आप इनको देखें, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेंगे उसमें हम लेंगे ट्रांस एस्टिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।